नवनियुक्त डीएसपी प्रकाश को एडीजीपी महेंद्रन द्वारा एसपी लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया है। लोगनाथन अनिच्छा से नई तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों त्रिची के किनारे गहरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक हत्या की जांच करने के लिए त्रिची के लिए रवाना हुए। डॉक्टर ने निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता का लोहे के तार से गला घोंट दिया गया था जब वह घुटनों के बल बैठी हुई थी और उसके बाल सामने से पीछे की ओर खींचे हुए थे, और तार द्वारा काटा गया गहरा चाकू किसी बड़े आकार के तार की ताकत के कारण हुआ होगा। यह भी पता चला है कि संघर्ष या प्रवेश का कोई संकेत नहीं था, इसलिए बलात्कार की संभावना से इनकार किया जाता है। उसकी गर्दन पर हेमेटोमा से पता चलता है कि पीड़िता को बेहोश करने के लिए उसकी स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मांसपेशी पर विशिष्ट दबाव बिंदुओं पर प्रहार किया गया था, जिसके बाद उसका अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगनाथन को हत्याओं की एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है। जैसी कि भविष्यवाणी की गई थी, कुछ और युवा लड़कियों को बिल्कुल इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशें जंगल में छोड़ दी गईं, जिनमें से एक पुलिस ड्राइवर की बेटी है। पीड़ितों में से किसी का भी इस तथ्य के अलावा कोई संबंध या समानता नहीं थी कि वे उनके घर से 4-5 किलोमीटर के दायरे में किसी जंगल या खेत में एक ही तरीके से हत्या कर दी गई, और उन सभी की उम्र 20 साल के आसपास थी। इस बीच प्रकाश और लोगनाथन कुछ शुरुआती झड़पों के बाद एक साथ बंध जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक हत्याओं को सुलझाने के लिए एक दूसरे के समर्पण को पहचानता है। लोगनाथन ने हत्यारे के तौर तरीकों और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद से अनुमान लगाया कि हत्यारा हीन भावना से ग्रस्त एक मनोरोगी होना चाहिए, जो अपने शिकार को घुटने टेकने की स्थिति में रखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने कम सम्मान की भरपाई करता है और अपना दबा हुआ गुस्सा किसी और पर निकालने के लिए उनकी हत्या कर देता है। आगे की जांच करने पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये हत्याएं 1973 to 1979 की अवधि में हुई महिलाओं की सिलसिलेवार हत्याओं की नकल हैं। लोगनाथन इंस्पेक्टर जॉन सेबेस्टियन के घर जाते हैं, उनके परिचित के रूप में, जिन्होंने 1970 के दशक में शुरुआती हत्याओं की जांच की थी, जबकि प्रकाश उन संरक्षकों का पता लगाने के लिए जिला पुस्तकालय का दौरा करते हैं जो दबाव बिंदुओं पर किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि किताबें ही एकमात्र रही होंगी एक आम आदमी के लिए 1970 के दशक में दबाव बिंदुओं के ज्ञान का स्रोत। लोगनाथन का स्वागत जॉन के बेटे कैनेडी ने किया, जो बताता है कि उसके पिता की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। वह उसे यह भी बताता है कि उसका एक बेटा है जो नई दिल्ली में पढ़ता है और उसकी पत्नी का हाल ही में निधन हो गया है। लोगनाथन को चाय की पेशकश करते समय लोगनाथन ने टिप्पणी की कि कैनेडी के पास ओसीडी है, क्योंकि वह पूर्णता और व्यवस्था की मांग करता है। उसकी शारीरिक बनावट और घर में चीजों को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने का जुनून लोगनाथन के मन में संदेह पैदा करता है कि कैनेडी ही सीरियल किलर होगा। जैसे ही वह निकलता है, प्रकाश लोगनाथन को बताता है कि हत्यारे का नाम कैनेडी है, क्योंकि उसे वाइटल पॉइंट्स नामक पुस्तक के पाठकों की सूची में यही नाम मिला है। पर्याप्त सबूत खोजने के लिए प्रकाश कैनेडी के करीब जासूसी करने के लिए पास का घर भी किराए पर ले लेता है। हालांकि वे हाल की हत्याओं से जुड़ने के लिए कैनेडी के बारे में कुछ भी निर्णायक या दोषी नहीं पा सके हैं। इसके अलावा एक अन्य अज्ञात संदिग्ध को प्रतिद्वंद्वी स्थानीय पुलिस बल ने गिरफ्तार कर लिया है, और स्थानीय मीडिया ने खुलासा किया है कि उसने सीरियल किलर होने की बात कबूल कर ली है। अगले दिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि प्रकाश और लोगनाथन यह मानने से इनकार करते हैं कि वह वास्तविक हत्यारा है और अपना सारा ध्यान कैनेडी पर केंद्रित करते हैं। एक रात जब प्रकाश एक सुपरमार्केट में कैनेडी का पीछा कर रहा था, तो कैनेडी ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, जो उस रात के खाने के लिए प्रकाश को अपने साथ बुलाने पर जोर देता है। जैसे ही कैनेडी खाना बना रहा होता है, प्रकाश चुपचाप एक बंद अंधेरे कमरे में चला जाता है, जिस पर उसका ध्यान तब गया जब वह सबूत इकट्ठा करने के लिए पहले उसके घर में घुसा था। उसे एक दीवार पर लटके फोटो के फ्रेम के पीछे एक पीड़ित की फोटो लगी हुई मिलती है। कैनेडी पीछे से आता है और उसकी गर्दन पर दबाव बिंदु पर प्रहार करता है, जिससे वह अचंभित हो जाता है। फिर कैनेडी ने उसे बांध दिया। लोगनाथन दरवाजा बजाता है और कैनेडी को बंदूक की नोक पर रखता है और प्रकाश को बचाता है। कैनेडी ने उस हत्या की बात कबूल कर ली है जो उसने 1970 के दशक में किशोरावस्था में की थी। वह अपने अतीत और अपनी हत्याओं के पीछे के मकसद को याद करता है। कैनेडी के पिता
जॉन एक पांडित्यपूर्ण और अपमानजनक व्यक्ति थे जो चीजों को साफ, स्वच्छ और व्यवस्थित रखने के लिए कैनेडी को पीटते थे और हमेशा उनसे हर चीज में पूर्णता की उम्मीद करते थे। एक दिन कैनेडी को उसके शिक्षक ने धूम्रपान करते हुए पकड़ लिया और शिक्षक ने उसे धमकी दी कि वह उसके पिता को उसकी धूम्रपान की आदत के बारे में बता दे। उसे रोकने के लिए कैनेडी ने उस पर पीछे से हमला किया और अनजाने में उसे मार डाला। रिलेटेंट कैनेडी ईमानदारी से सभी सबूतों को साफ करता है और अपने शिकार के शरीर को नष्ट कर देता है। यह हत्या का मामला उसके पिता को व्यस्त और निराश रखता है, जो मामले की जांच करता है, और कैनेडी को अपने पिता के लिए कुछ दिनों के लिए अस्थायी राहत मिलती है। एक बार जब उसने मामला ठंडा कहकर बंद कर दिया तो उसके पिता ने उसे फिर से पीटना शुरू कर दिया। कैनेडी ने निष्कर्ष निकाला कि अपने अपमानजनक पिता से खुद को बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि उसे हत्या के मामलों में उलझाए रखा जाए और अनिच्छा से निर्दोष महिलाओं की हत्या जारी रखी जाए। कैनेडी ने दोनों से वादा किया कि उसने तब से किसी की हत्या नहीं की है और यह सब गुप्त रखा है। कैनेडी ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें अपने पीड़ितों के चेहरों के प्रति बेहद घृणा महसूस हुई और एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब उन्हें गहरा अफसोस न हुआ हो। प्रकाश को एहसास होता है कि कैनेडी हालिया सीरियल किलर की प्रोफाइल के अनुरूप नहीं है। आगे की पूछताछ पर उसने कबूल किया कि कुछ दिन पहले उस पर एक अज्ञात हमलावर ने हमला किया था और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, जिसने कहा कि वह उसे 1970 के दशक से जानता था। साथ ही उसके रहस्य भी बताए और उसे अपने दबाव बिंदु हमलों का खुलासा करने के लिए मजबूर किया। उस अज्ञात हमलावर से उसे बस इतना ही याद आया कि उसकी कार में एक अनोखा रिवर्स गियर अलार्म था, जिसकी आवाज खिलौना राइफल की फायरिंग की आवाज के समान थी। लोगनाथन अब भी चाहते हैं कि कैनेडी पर उनके पिछले अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाए, लेकिन कैनेडी का कहना है कि उनके बेटे को यह नहीं पता होना चाहिए कि उनके पिता एक समय मनोरोगी सीरियल किलर थे। इस बीच प्रकाश को एक ऑटो मैकेनिक की दुकान से वही अलार्म टोन सुनने की याद आती है जहां उसे पीड़ितों में से एक का स्कूटर मिला था। वह मैकेनिक के पास जाता है, जो कहता है कि कार एक एनजीओ कार्यकर्ता की है और उन्हें अपने घर ले जाता है। वे बंद घर को तोड़ते हैं और नवीनतम पीड़ितों की तस्वीरें ढूंढने के लिए कमरों की तलाशी लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि संदिग्ध एक बड़ा आदमी है और उसकी व्यभिचारी पत्नी उसे नपुंसक और बेकार होने के कारण परेशान करती थी, जो उसके वहां रहने पर अपने साथियों को घर ले आती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई हो। चूंकि उनकी पत्नी के गाल पर डिंपल है, इसलिए वह डिंपल वाली महिलाओं को निशाना बनाते हैं। उन्हें पास की एक कैफे की दुकान से बिलों की एक श्रृंखला भी मिली। दोनों तुरंत कैफे की दुकान पर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि हत्यारा पिछले 2-3 दिनों से दुकान पर आ रहा है और हमेशा कांच की खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठा रहता है और सामने वाले होटल के प्रवेश द्वार पर लगे एक गायक के पोस्टर को घूरता रहता है। लोगनाथन तुरंत मुख्य गायक के होटल के कमरे में जाते हैं और पाते हैं कि गायक सुरक्षित है। इस बीच प्रकाश देखता है कि वीणा का होटल भी दिख रहा है, जिससे उसे लगता है कि उसके भी शरीर पर डिंपल है। कुछ दिन पहले उनकी छत पर बातचीत हुई थी, जहां से कैफे साफ नजर आ रहा था। होटल के गलियारे में वीणा की मुलाकात एक बड़े आदमी से होती है, जिसका दम घुट रहा है, और वह उससे होटल के बाहर अपनी कार से दवाएं लाने के लिए विनती करता है। जब वीणा कार के पास होती है तो प्रकाश फोन करता है और उसे चेतावनी देता है कि वह हत्यारे का अगला निशाना है। वह अचानक देखती है कि एक बड़ा सा आदमी उसके पास खड़ा है और बुरी तरह मुस्कुरा रहा है। वह उसकी गर्दन पर दबाव बिंदु मारकर उसे नीचे गिरा देता है और उसे अपनी कार में ले जाता है। लोगनाथन और प्रकाश ने पीछा किया, लेकिन रात में उन्हें पता चला कि वे अब एक गहरे जंगल में फंस गए हैं। वे किसी तरह पक्षियों के झुंड में छिपे हत्यारे को देख लेते हैं और वीणा को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही प्रकाश वीणा को खोल रहा है, हत्यारे ने लोगनाथन को पीछे से चाकू मार दिया और उसे स्थिर कर दिया। फिर वह प्रकाश को गोली मारने के लिए लोगनाथन की पिस्तौल लेता है, लेकिन पाता है कि पिस्तौल जाम हो गई है। इसलिए वह प्रकाश पर पिस्तौल फेंकता है, जो उसे पकड़ लेता है और जाम छोड़ देता है, जिससे हत्यारे की आंख में गोली लग जाती है। हत्यारे के मरने के बाद प्रकाश और वीणा लोगनाथन को अस्पताल ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद प्रकाश अपना म्यूजिक प्लेयर अपने पड़ोस के एक लड़के को दान कर देता है, जिसके माता पिता लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इस पर संगीत सुनकर परेशान लड़का शांत हो जाता है। प्रकाश ने मां से यह भी बात की है कि कैसे उनके लगातार झगड़ों के कारण उनका बेटा मानसिक रूप से